आज मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट पर तैयार किया गया है। देखिएगा। डिस्कस द वेरियस थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजिशन, यानी कि अपराध कारित करने के कारण क्या क्या है, वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण अपराध कारित किया जाता है, और उनसे संबंधित सारी थ्योरीज हम समझेंगे कि वे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके कारण अपराध किया जाता है। नंबर 1, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकृति का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ बायोफिजिकल फैक्टर, जैविक भौतिक कारकों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फ्राइड का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्विरोध का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ ग्रुप थ्योरी, सामूहिक सिद्धांत का सिद्धांत। इस तरह अपराध कारित करने के जो सिद्धांत हैं वो 1 से लेकर 6 तक यहाँ बताए गए हैं। हम 1 बाई 1 करके इनको समझेंगे कि आखिर अपराध कारित करने के सिद्धांत क्या हैं और ये क्या बताना चाहते हैं। नंबर 1, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आनुवंशिकता का सिद्धांत। जैसे कि लोम्ब्रोसो ने अपने सिद्धांत में कहा है कि कुछ अपराधी आनुवंशिकता के कारण अपराध करते हैं, यानी जन्म से ही उनमें लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण वो अपराध करते हैं। हालांकि कुछ आधारों पर उनका सिद्धांत सही था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उनके सिद्धांत को गलत ठहराया कि वे लोग जो शारीरिक रूप से भिन्न हों, सामान्य लोगों की अपेक्षा शारीरिक रूप से भिन्नता के कारण अपराध में लिप्त पाए जाएं, ऐसा सही नहीं है। तो ये सिद्धांत जो बताया गया था लोम्ब्रोसो ने, यह सिद्धांत कई मामलों में अपने स्थान पर सही नहीं पाया गया। सेकंड, थ्योरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकृति का सिद्धांत। मानसिक विकृति के सिद्धांत में ये बताया गया है कि सामान्य लोगों के स्थान पर, यानी सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते, साउंड माइंड पर्सनैलिटी नहीं होते, अनसाउंड माइंड होते हैं, कहीं ना कहीं विकृत चित्तता या मानसिक रूप से स्वस्थ न होना बताया गया है। ऐसे लोग अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं क्योंकि उनमें यह फैसला करने का मानसिक रूप से सुदृढ़ता नहीं होती कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि वे लोग जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, अपराधी बनने की संभावना होती है और अपराधी उनमें से कुछ लोग बन जाते हैं। नंबर 3, थ्योरी ऑफ बायोफिजिकल फैक्टर, जैविक भौतिक कारकों का सिद्धांत। बायोफिजिकल फैक्टर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जैविक भौतिक परिवर्तन के कारण कुछ लोग अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्यार्थीगण कि जब प्रकृति में बदलाव आता है तो शारीरिक और मानसिक बदलाव भी आते हैं। कभी कभी जैविक और भौतिक परिवर्तन के कारण शारीरिक और मानसिक बदलावों का उत्पन्न होना प्रकृति की देन है, और उन्हीं बदलावों के कारण कभी कभी कुछ लोग अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये बात 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये मानने लायक है। जैसे कि हम अगर सर्वे करें, स्टैटिस्टिकल आंकड़े उठाकर देखें तो गर्मियों के समय में ज़्यादातर लोग सुसाइड के केस ज़्यादा मिलेंगे, मारपीट के केस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक, उत्तेजनाएं ज़्यादा आती हैं, यानी कि ये जैविक भौतिक अपना परिणाम छोड़ते ही छोड़ते हैं। 4th, थ्योरी ऑफ फ्राइड। फ्राइड का सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक इड, एक ईगो, एक सुपर ईगो, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो। फ्राइड ने अपने सिद्धांत को 3 भागों में विभक्त किया है। ईगो यानी कि फ्राइड का कहना है कि जब किसी व्यक्ति में प्राकृतिक अस्तित्व के कारण कुछ इच्छाएं जन्म लेती हैं, जैसे कि खुद की उन्नति करना, सफलता की ओर अग्रसर करना,
तो ऐसी इच्छाओं के जन्म लेने पर या कोई ऐसी इच्छा जन्म लेती है प्रकृति के कारण जिससे कि वो अपराधी या आपराधिकता की ओर बढ़ जाता है। इड, ईगो। ईगो से तात्पर्य है कि व्यक्तियों में कभी कभी स्वयं के अस्तित्व के कारण कुछ इच्छाएं जन्म लेती हैं। जैसे कि स्वयं के अस्तित्व के कारण कुछ इच्छाओं का जन्म लेना, यानी कि भूख लगना स्वयं के कारण है, प्रकृति आपको भूख नहीं लगा रही। प्यास लगना, नींद आना, ज़्यादा सोने के बाद जागना, तो ऐसी इच्छाएं हमारे स्वयं के कारण उत्पन्न होती हैं। सुपर ईगो। सुपर ईगो से तात्पर्य है जब व्यक्ति संवेदनशील होता है और मानसिक रूप से पुष्ट होता है, तो फ्राइड ने अपने सिद्धांत में कहा है कि जिस व्यक्ति में इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों में से सुपर ईगो नामक सिद्धांत होगा, सुपर ईगो नामक गुण होगा, उसमें इड ईगो नहीं होगा, और जब इड ईगो नहीं होगा तो वो अपराधिकता की ओर नहीं जाएगा। फिफ्थ, थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अंतर विरोध का सिद्धांत। अंतर विरोध के सिद्धांत में बताया गया है कि समाज में 3 तरह के गुट होते हैं। एक, समाज का वह समूह जो किसी अपराध में सहमत होता है या अपराधियों के समूह से सहमत होता है, यानी उस गुट की सहमति होती है। एक वह समूह होता है समाज का जो अपराधियों के खिलाफ होता है, और एक वह समूह होता है जो न तो पक्ष में होता है न विपक्ष में होता है, वो अपने स्थान पर तटस्थ रहता है। तो यहाँ थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट को 3 भागों में विभक्त किया है। 6th, थ्योरी ऑफ ग्रुप थ्योरी, सामूहिक सिद्धांत का सिद्धांत। देखने में ऐसा आता है कि कभी कभी व्यक्ति न तो बुरा इंसान होता है, न अच्छा इंसान होता है, न अपराधी होता है, न निरपराधी होता है, लेकिन समूहों के बीच में आने से, समूहों के बीच उठने से, बैठने से, उनके साथ दिनचर्या करने से, बातचीत करने से उसमें वह गुण आ जाते हैं। अर्थात जैसा समूह होता है वैसी संगति करने के कारण उसमें वो गुण कभी कभी प्रकृति से आ जाते हैं। ये बात जरूरी नहीं है कि हम बुरे लोगों की संगति करें तो हमारे में बुरी आदतें आ जाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठें तो अच्छी बातें आ जाएं, क्योंकि अगर हमारे में कुछ अच्छाई ग्रहण करने की क्वालिटी नहीं है तो अच्छे लोगों से मिलकर भी हम अच्छे नहीं बन सकते। और अगर हम इतने अच्छे हैं कि बुराई दूर दूर तक हमारे में नहीं है, तो बुरे लोगों के बीच में हम कितने भी रहें हमारे में बुराई नहीं आएगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर जो कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी नामक विषय पर है, इसमें मैंने बताया है कि अपराधिकता के सिद्धांतों को समझाइए। अपराधिकता के सिद्धांत किन्हें कहते हैं? जिनके कारण अपराध अग्रसर होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो लेक्चर से आपको लाभ होगा, और मेरे द्वारा इसी तरह के वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।